हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा बाल विकास का गहन अध्ययन कराया जा रहा है। आप सभी को पता है कि बाल विकास में नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपके बुक में थ्योरी में नहीं दिया रहता। आप अगर लगातार मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, अभी 15वां क्लास नहीं है, अभी हम लोग चलेंगे सीधा 18वें क्लास पे। एक ही साथ ये कंबाइंड में पीडीएफ को बनवा दिया था, तो अभी हम लोग को 19वां क्लास है। ध्यान रखेंगे, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट है। 19वां नंबर की क्लास हम लोग पहुँच चुके हैं। एपिसोड नंबर 19 आपको बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। बीच में कुछ गैप हो गए थे एपिसोड आने में, तो आप कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग एपिसोड नंबर 1 से लेकर 18 तक अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप 1 से 18 देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो मैं नोट्स से करवा रहा हूँ वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का नोट्स है तो मार्केट में ये उपलब्ध नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आपको हाथ से लिख कर नोट्स बनाना होगा। और अगर आप एक बार नोट्स बना लिए तो आपका किसी भी एग्जाम में बाल विकास आएगा वहाँ पे आपको कवर होगा। ठीक है, इसके बाद लगातार हम लोग प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन यहाँ भी बताते चलता हूँ, और जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रकार क्वेश्चन वो आप हमको बैच में आपको प्रैक्टिस के माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में जरूर जुड़िएगा, कोई फीस नहीं लिया जाता, पूरा निःशुल्क क्लासेस आप लोग के लिए मेरे द्वारा दी जा रही है। बस जो फीस टाइपिंग का जो लेते हैं सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की टीम, वो बस फीस आपको देना रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विशिष्ट बालकों के लिए सरकारी नीतियाँ। आप सभी देख रहे हैं कि जो विशिष्ट बालकों से लगातार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए होंगे 2-3 साल से, जितने भी एग्जाम हुए 2019 की बात करें, चाहे 2023 की शिक्षक भर्ती की बात करें, सीजी टेट की बात करें, तो विशिष्ट बालकों से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी हम लोग इसका डिटेल में और पढ़ लेते हैं, जो जो क्वेश्चन बच चुके हैं वो आ सकते हैं, तो उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करें। लगभग ये तीसरी क्लास है विशेष आवश्यकताओं पर। हम लोग इससे पहले जितने प्रकार के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, जैसे शारीरिक रूप से श्रवण बाधित बालक हैं, और दृष्टिबाधित बालक है, वाणी बाधित बालक है, अस्थि बाधित है, मानसिक रूप से हम लोग ने देखा प्रतिभाशाली बालक के बारे में, सृजनशील बालक के बारे में, मन बुद्धि बालक के बारे में, तो इतने सारे हम लोग ने देख लिया है। और सामाजिक रूप से हमको देखना था जो समस्यात्मक बालक होते हैं, उसके अंतर्गत जो बाल अपराधी बालक है, इस पर बात करना था। तो आज वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप जो पुरानी क्लासेस नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखें, डेली क्लासेस होने की संभावनाएं पूरी रहती है, तो आप एक बार लिंक चेक कर लिया करें आपके बैच में आया है कि नहीं करके। और 9 PM पे क्लास होती है। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट मैं कराने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, बस कहानी जैसे सुनना है। मैं पूरा थ्योरी आपको करा रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, बोर नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे निकालना है ये ध्यान देना है। चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे बाल अपराधी बालक। देखिए, सामाजिक आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत बाल अपराधी बालक होते कौन है। तो ऐसे बालक जो समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध जो भी व्यवहार और कार्य करते हैं उसे अपराध माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि समाज में आजकल देखेंगे तो बहुत सारे मूल्य मान्यताएं वो बना के रखें। जैसे इसी के अंतर्गत आता है कि आपको जो अलग अलग जो लेबल बनाए हुए हैं, जातियां बनाई हुई हैं, नीचे जाति ऊंची जातियां, और बड़ों के आज्ञा पालन मानना, अपनी ही जाति में शादी करना, इंटरकास्ट मैरिज को अपराध विरोध में माना जाता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे मान्यताएं हैं जो समाज द्वारा तय की जाती है। आप सभी सुनते हैं कि समाज के जो मान्यताओं के खिलाफ है, चोरी करना, ठीक है, अपराध का बहुत सारे होते हैं, तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिएगा, जो जो समाज के मूल्य और मान्यताओं को नहीं मानता वो क्या कहलाता है, अपराधी कहलाता है। और ऐसे अपराध करने वाले बालक को क्या बोलते हैं, बाल अपराधी। समाज इस प्रकार के समाज विरोधी तत्व और अपराधियों से बचने के लिए कानून की शरण लेता है। समाज क्या करता है कि ऐसे बच्चे हैं जो बाल अपराध हैं, विरोधी जो तत्व होते हैं, इनसे बचने के लिए कानून की शरण लेता है। और ऐसे अपराधियों को जेल की हवा खानी पड़ती है। आप लोग देखा है, बाल सुधार गृह होता है, वहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है, फिर उनको पढ़ाया जाता है, सुधारा जाता है, तो उनको जेल की हवा भी खाने पड़ती है। यह अपराध केवल बड़े ही नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे और किशोर भी इस सामाजिक बुराई के शिकार होते जा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे इसको। ठीक है, तो वही है, बाल अपराधी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे स्कूल में भी रहते हैं, स्कूल में शिक्षक को ध्यान देना पड़ता है। शिक्षक अगर ध्यान नहीं देगा तो फिर वो आगे जाके समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। इस दृष्टि से बाल अपराध समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः समय रहते इन अपराधी बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये बड़े होकर समाज के लिए भयंकर सिरदर्द साबित होंगे। अतः अभिभावक और शिक्षक होने के नाते यह आवश्यक है कि ऐसे बालकों को, जो देश के भावी नागरिक है, उन्हें गलत रास्तों पर चलने से रोका जा सके। तो देखिए, सबसे मेन, बच्चा ज़्यादा समय किसके पास गुजारता है, एक तो आपके पेरेंट्स हो गए अपने घर में, दूसरा वो स्कूल में गुजारता है। ठीक है, लगभग 6 से 8 घंटे वो स्कूल में रहता है, शिक्षक के संपर्क में रहता है। तो अगर शिक्षक इसको एनालिसिस करे
अच्छे से उनका अवलोकन करते रहे, अच्छे से पढ़ाए, ध्यान दे, तो सभी बच्चों के बारे में बता पाता है कि बच्चे कैसे हैं, क्या उनमें समस्याएं हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं। तो दोनों को ध्यान देना है, पालक को भी और शिक्षक को भी। सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे ना, ध्यान रखेंगे, कहानी जैसे सुनिए और क्वेश्चन जब बनेंगे तब मजा आएगा आपको। अगर टेस्ट आप दिला रहे होंगे, बैच में जुड़े होंगे, अभी कई लेवल पे क्वेश्चन चलेंगे ना, कई साइकिल पे हम लोग घुमाते रहते हैं और हर साइकिल में नए क्वेश्चन ऐड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो बाल अपराधी बालकों की शिक्षा और समायोजन, अब हम लोग ने समझ लिया कि बाल अपराधी बालक कौन होते हैं। अब इसको हम पढ़ क्यों नहीं, शिक्षक भर्ती के सिलेबस में रखा ही क्यों गया है बाल अपराधी बालकों को, क्या उनके लिए शिक्षक क्या कर सकता है, ये चीज़ों के जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि बाल अपराधी जो बालक है उनका शिक्षा और समायोजन कैसे करेंगे हम लोग एक कक्षा में। तो देखिए, इस प्रकार की जो समस्या को किसी भी तरह से कानूनी और वैधानिक समस्या नहीं मानी जानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है, अपराध कर दिया कोई, तो हम लोग कहाँ सीधा पुलिस बुला लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। ऐसे बालकों को दंड ना देकर बल्कि स्वस्थ वातावरण में उचित व्यवहार करके उपयुक्त शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। मतलब बोल रहा है कि आप उनको दंड मत दीजिए, आप उनको प्यार से समझाइए, ऐसा वातावरण बनाइए कि वो अपराध को छोड़े, उसके मन में खुद आए कि मैं गलती कर रहा था, ये चीज़ें मैंने गलत की है, और उनको अच्छी जो नैतिक शिक्षा है वो सब देनी चाहिए। बाल अपराध संबंधित व्यवहार बालक अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं प्राप्त करता। स्वाभाविक सी बात है, बच्चा तो अपराध करे तो देख के कर रहा है ना, समाज में रह के, अपने साथियों के साथ रह के, घर परिवार में रह के, स्कूल में रह के, इसी से जो भी सीखता है उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार करता है। बाल अपराध एक वातावरण जन्य सामाजिक बीमारी है। तो ये पूछता है, ये सारे क्वेश्चन आपको कूट में देखने को मिलता है, ऐसे वाले क्वेश्चन दे देगा। बाल अपराध निम्न में से क्या है, तो ऑप्शन आपके रहेंगे बहुत सारे, उसमें एक रहेगा वातावरणीय जन्य सामाजिक बीमारी। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको हमेशा यही चीज़ समझाता हूँ, आप जहाँ भी थ्योरी पढ़ें, जहाँ भी कोचिंग करें, आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। आप हर थ्योरी से इतने सारे क्वेश्चन बनाइए कि जो नए क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो नहीं रहता है, यहीं से आ रहता है। हाँ, अब आप जो मार्केट में मिलता है 2-4 बुक, उसी को पढ़ के आप सोचेंगे कि मैं टॉप कर दूंगा, मेरे सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें थ्योरी ही कम दिया है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, आराम से कहानी जैसे सुनिए, नोट्स बनाइए, एक एक शब्द को लिख के नोट्स बना लीजिए एक बार। तो आपका 150-200 पेज में बाल विकास का नोट्स बनेगा, पर्याप्त रहेगा हर एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले परिवार का वातावरण, घर से बाहर का परिवेश, विद्यालय के वातावरण में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले बालक समाज का छोटा रूप परिवार में अपना जीवन यापन करता है। और परिवार में किसी प्रकार की अनियमितताएं जैसे माता पिता का झगड़े, देखिए कि यही सबसे मेन कारण आता है। बच्चा कहाँ से ये सारे अपराध की जड़ आता है, तो मेन सबसे पहले आता है परिवार। परिवार में रहता है माता पिता, तो क्या कहते हैं, झगड़े करते हैं। अगर माता पिता झगड़ा करेगा तो बच्चा तो वही सीखेगा ना। तो सबसे मेन कारण है, अगर बाल अपराधी बालक कहीं बन रहे तो परिवार से ही निकल के आता है। दूसरा, बालकों के साथ अन्याय, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे कई घरों में रहते हैं कि जैसे जो सौतेली माँ वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार दिया जाए, किसी को कम दिया जाता है, तो क्या करता है, आगे जाके समाज में बाल अपराधी का रूप धारण करता है। ठीक है, तो बालकों के साथ अन्याय या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, परिवार में व्याप्त निर्धनता, ये गरीबी भी सबसे कारण है इसका। तो ये जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, कूट वाले क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन आता है इसी थ्योरी से ही निकले रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना भी थ्योरी पढ़ें वहाँ से क्वेश्चन बनाना चालू कर दीजिए। और आर्थिक कठिनाइयाँ, तो देखिए क्या क्या परिवार में अगर माता पिता झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, बालकों के साथ अन्याय या पक्षपूर्ण बात व्यवहार कर रहे हैं, उनमें जो निर्धनता है और आर्थिक कठिनाइयाँ आदि स्वस्थ वातावरण नहीं दे पाती, जिस कारण ऐसे परिवेश में बच्चों को अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है, अब इतनी सारी समस्याएं रहेंगे परिवार में, बच्चों पर कहाँ ध्यान दे पाएंगे। फिर बच्चा क्या करेगा, हीन भावना का शिकार हो जाएगा, ईर्ष्या आदि संवेगात्मक समस्याओं का शिकार बन जाता है, और वह सामाजिक रूप से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वह विद्रोही और समाज विरोधी बन जाता है। इसीलिए बाल अपराध के लिए सर्वप्रथम माता पिता को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। तो इस बात को सभी जो शिक्षक आगामी बनने वाले भावी शिक्षक, उनको ध्यान में देना है। इसीलिए इसको आपको शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस उसमें रखा गया है। ठीक है, बालकों को बुरी संगति और समाज विरोधी तत्वों से बचाना चाहिए। उन्हें कोई दोषपूर्ण परिवेश का कोई विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि देखिए, आप अगर ऐसे वातावरण में रहेंगे तो ये समस्या होगा। उनको भविष्य को दिखाना चाहिए। क्लास में आप लोग ध्यान देंगे, बच्चों को उनके भविष्य की झलकियाँ दिखाएंगे। अगर आप सही रास्ते पे जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, गलत रास्ते पे जाएंगे तो आप इस प्रकार से आप समस्याओं से जूझेंगे करके। स्कूली शिक्षा और वातावरण में भी सुधार लाना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। बालक को बंदी गृह न भेजकर प्रशिक्षित
सामाजिक कार्यकर्ताओं या सुधार अधिकारियों की देखरेख की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसा है अभी भी, लेकिन बंदी गृह लिखा रहता है ना, तो उसको ध्यान देना है कि आगे सरकार भी इस पर कोशिश करनी चाहिए कि उनको बंदी गृह ना भेजा जाए, बल्कि समाज में ही जो समाज के लोग हैं वो एक ऐसा समिति टाइप का बना ले, उसमें सुधार करने की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने अपने लेवल पे करनी चाहिए। बाल अपराधी जो बालकों में सुधार लाने के पश्चात उन्हें योग्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक संस्थाओं को सौंपना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बालक इस प्रकार के अपराध क्यों करते हैं, इस पर सोचने वाली बात है कि ऐसे बालक इस प्रकार का अपराध क्यों करते हैं। उसके जड़ तय तक पहुंचना चाहिए और उन्हें मनोविज्ञान मनोविश्लेषणकर्ता की सहायता लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। बाल अपराध से निपटने के लिए अलग से बाल कल्याण मंडल की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये पूछता है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, बाल अपराध से निपटने के लिए निम्न में किसकी स्थापना की जानी चाहिए। तो ऑप्शन में रहेगा बाल कल्याण मंडल। और सुधार शिक्षा लोगों को भी खोला जाना चाहिए। तो यह याद रखिएगा कि बाल कल्याण मंडल शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिएगा देखते जाएंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको बैच में करवाऊंगा, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, बस थ्योरी पढ़िए और थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अपराधी बालकों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में यथासंभव परिवर्तन करने चाहिए। मेन हम लोग क्या है, हमारे दृष्टिकोण को भी बदलने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं कक्षा में कोई बच्चा बैठा है, वो बार बार इधर उधर भागता है, अपराध करता है, मतलब वो बदमाशी करता है, तो हम अपनी धारणा बनाते हैं ये नहीं सुधर सकता, ठीक है, ये बदमाश है, तो बाकी बच्चों लोगों के सामने भी हम लोग उनको बोलते हैं कि ये बदमाश है, ये नहीं सुधर सकता। तो हमारी दृष्टिकोण ही खराब है। हम जब तक उनमें दृष्टिकोण को अपना नहीं सुधारेंगे तब तक उनमें सुधार की अपेक्षाएं नहीं देखेंगे, वो हीन भावना का शिकार ही रहेंगे। इन बालकों के पुनर्व्यवस्थापन में तथा शिक्षा दीक्षा में हमारे द्वारा जो कुछ भी सहायता हो सकती है देने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। विशिष्ट बालकों को सामाजिक आवश्यकताएं भी होती है। अब मैं आपको बताया था क्या क्या आवश्यकताएं होंगी भाई। विशिष्ट बालक में देखिए, विशिष्ट बालक में बहुत सारे आते हैं, जिनको कुछ कमी शारीरिक रूप से वो भी आते हैं, मानसिक रूप से जो कमी है वो भी आते हैं, और जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जो ज़्यादा होशियार है, ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे देखते हैं स्कूल में, वो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल पाते जिस लेवल के उनका दिमाग है। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे बालकों को कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है, और जो ज़्यादा होशियार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार है, उनको अलग से क्वेश्चन दीजिए उनके लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वे समाज में अपना पहचान बनाना चाहते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, साथ ही वे सामाजिक सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे बने, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। शारीरिक रूप से हम लोगों ने पढ़ लिया श्रवण बधित बालक के बारे में, दृष्टि बधित बालक के बारे में, वाणी बधित बालक के बारे में, अस्थि बधित, 4 प्रकार के मैंने आप लोग को पढ़ा है। चारों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से हम लोग क्या पढ़े, प्रतिभाशाली बालक पढ़े, सृजनशील बालक पढ़े, मंदबुद्धि बालक पढ़े। इतने सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग गहन अध्ययन कर चुके हैं। ये सामान्य बालकों की तरह नहीं होते, इनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको समझना है कि बच्चा किस कैटेगरी का है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में बहुत सारे कैटेगरी हम लोग पढ़े, तो आप पहले उसको कैटेगराइज कर लीजिए किस कैटेगरी के बच्चे, फिर उनको किस प्रकार की किन किन विधियों का प्रयोग करना है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। विशिष्ट आवश्यकता निम्न 2 प्रकार की होती है। देखते हैं एक बार, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार मैं और बता रहे। शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता किनको किनको पड़ेगी, सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों को शारीरिक आवश्यकताएं अधिक होती है। उन्हें अधिक से अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, साथ ही उपयुक्त विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, विशिष्ट बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत दुर्बल होता है, उन्हें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे बालक बड़े तनाव में रहते हैं। आप देखेंगे तो थोड़ा सा शांत रहेंगे तो तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उन्हें अभिभावकों से प्यार, सहानुभूति पाना चाहिए। साथ ही वे समाज में अपना आत्मसम्मान चाहते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। उन्हें स्वस्थ मानसिक रूप से स्वतंत्र वातावरण की आवश्यकता होती है। ये 2 प्रकार के आप लोगों ने देखा, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे उनको क्या क्या जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या उनको चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, विशिष्ट साधनों की आवश्यकता होती है। अब जब बच्चा सुन नहीं पाता,
अब उसको आप क्या देंगे भाई, उसको एक साधन चाहिए जो इससे वो सुन पाए। तो कान में लगाने का जो मशीन आता है, या आपके बीआरसी लेवल पे भी आते हैं आपके, आप लोग देखे होंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर आपके स्कूल में रहेंगे तो वो उनको बीआरसी लेवल पे कैंप लगता है। उसके लिए जो स्पेशल बीएड कोर्स होता है वो जो किए रहते हैं वो इनका काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, बीएड का पढ़ाई होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से। ठीक है, तो वो इनका काउंसलिंग करते हैं। 2 महीने 4 महीने में आपको बीआरसी में बुलाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो टीचर को ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, तो क्या क्या विशिष्ट साधनों की आवश्यकता पड़ती है इस पर बात करते हैं। विशिष्ट प्रकार के विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है तथा विशेष सहायता एवं साधनों तथा अधिगम की आवश्यकता होती है। जैसे श्रवण बधिर बालकों के लिए श्रवण यंत्र, जो मैं आपको बताया, भाई सुन नहीं पाता श्रवण यंत्र देंगे ना। दृष्टिबधिर बालकों के लिए ब्रेल लिपि या मोटे छापे की पुस्तकें, और जिनको थोड़ा बहुत देखने में समस्या होता है उनके लिए चश्मा भी बनाया जाता है। ये भी गवर्नमेंट से निःशुल्क बनता है ना, तो इसकी चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपके विद्यालय में अगर बच्चा है तो उनको निःशुल्क चश्मा बना के दिया जाता है। आप बीआरसी लेवल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आर्थिक सहायता की आवश्यकता। अब उनको आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपने विशिष्ट बच्चों का शारीरिक और मानसिक इलाज करने में असमर्थ रहते हैं। इसके लिए भारत सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा इसके लिए बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं भी हैं, सहकारी समितियां भी बनी हैं, एनजीओस, तो उनको आगे आना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और टीचर को इस चीज़ को ध्यान देना कि एनजीओस के कांटेक्ट में आए। अगर सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है अपने उच्च अधिकारियों से, तो एनजीओ की मदद से आप इनकी जो आवश्यकताओं को पूरी करवाइए। चलिएगा, शिक्षा में समानता की आवश्यकता। अब उनको समानता की क्या आवश्यकता रहते हैं, तो विशिष्ट प्रकार के बालकों को, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, बाधित बच्चे हो, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विशेष बालकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब वही है कि उनको समानता देना है, उनके मन में जो हीन भावना उत्पन्न नहीं होने देना, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में इसीलिए रखा गया है, और हम लोग जब तैयारी करते थे इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते। अब जब आप शिक्षक बन जाएंगे, जब आप स्कूल में कार्यरत करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तब आपको समझ में आएगा कि हमको शिक्षक भर्ती की तैयारी के समय इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था, और वही सोच के सरकार व्यापम ने सिलेबस में डाला हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकली आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं कुछ जो आज का मेन टॉपिक था, विशिष्ट बालकों की सरकारी नीतियाँ। क्या क्या नीतियाँ बनी हैं, तो देखिए अभी नई नीतियों के बारे में तो आपको पता चलेगा। पुरानी जो नीतियाँ हैं, जो पुराने ज़माने से चले आ रही हैं, कैसे कैसे बनी हुई हैं, उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। नीचे लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या प्रावधान थे। इसके लिए जो राम मूर्ति कमेटी बनी 1992 में, उसका बारे में क्वेश्चन आता है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है राम मूर्ति कमेटी। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब आप ध्यान दे रहे होंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके जो लोकल बुक मिलते हैं मार्केट में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बुक हैं, वो 2-2 3-3 पेज दिए रहते हैं, थ्योरी को इतना डिटेल से नहीं दिए रहते। अब आप उसको पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, आप बोलते हो नया क्वेश्चन आ रहे हैं बाल विकास में, तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होता। 30 आप लेके आइएगा, पुराने हमारे जो पढ़ाए बच्चे वो 29 नंबर तक के खींचे हैं। ठीक है, तो थ्योरी से पढ़िए, थ्योरी को एकदम डिटेल में पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाना सीखिए और प्रैक्टिस दबा के कीजिए। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं क्या क्या सरकारी नीतियाँ हैं, थोड़ा डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे ना। भारत में क्या है, देखिए अनेक धर्म, जाति, रंग, रूप के व्यक्ति रहते हैं। उसी प्रकार से वह व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से भी भिन्न होते हैं। संविधान में शारीरिक और मानसिक रूप से जो असक्षम बालकों के लिए कानून, नीतियाँ एवं प्रावधानों का निर्माण किया गया है। कानून और नीतियाँ बनाने का मुख्य कारण क्या है बताइए, तो यह होता है कि सामान्य बालकों की तरह शिक्षा के समान अवसर उनको भी मिल पाए। जितनी भी नीतियाँ बनती है उनका मेन एक ही उद्देश्य है। ये भी क्वेश्चन बनता है कूट वाले में, कूट में दे देता है निम्नलिखित कूट में से कौन सा सही है कौन सा गलत करके, और इन सबको कूट में डाल दिया जाता है। तो यह दिया रहेगा कानून और नीतियाँ बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो कानून और मुख्य जो नीतियाँ बनाने का मुख्य कारण यह है कि सामान्य बालकों की तरह शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे। भारत सरकार ने जो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में कई नीतियाँ लाई है, मैं आपको पहले ही बता चुका कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नीति लाई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राम मूर्ति कमेटी की संस्तुतियाँ, क्या क्या उन्होंने दिए पॉइंट, सुधार की आवश्यकता उन्होंने महसूस किए 1992। ठीक है, 1992। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो अभी 2020 का भी पढ़ेंगे, देखेंगे नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिएगा देखें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखेंगे। चलिए देखेंगे, लाइव कमेंट में भी आप लोग जो भी क्वेश्चन है वो डाल दिया करें, या कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया करें ना। 9 बजे आप लोग जुड़ जाया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और हमारी जो टीम है
और उत्साह ताजा के साथ। और ध्यान रखें जिन लोग भी अभी तक बैच नहीं जो नंबर नोट कर लीजिए एक बार हम लोग का 75 83 86 44 61। एक बार नंबर नोट कर लीजिए। जितने लोग भी यूट्यूब में आज पहली बार क्लास देख रहे हैं या हमसे जुड़े नहीं हैं अभी तक के व्हाट्सअप के माध्यम से, तो ये इस नंबर में आप मैसेज कर दीजिएगा और जो प्रैक्टिस बैच है उसका डिटेल ले लीजिएगा और जुड़ जाइएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्योंकि जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं कहीं भी आप कोचिंग करें, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस का आप नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। ये 100% आप मान के चलिएगा, ठीक है। एक एक नंबर में एक एक पॉइंट में आप लोग फिर पीछे हो जाते हैं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या प्रावधान है विशेष आवश्यकता बालक। देखिए, सामान्य बालकों की तरह शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों का समाज में भागीदारी हो, ये कहा गया है। ऐसे बालक समाज के साथ समन्वय स्थापित कर सके, उन्हें सामान्य विकास के अवसर दिया जाए जिससे वे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का आत्मविश्वास और साहस के साथ सामना कर सके, ये उसमें बोला गया है। और क्या क्या उन्होंने प्रावधान दिए इसको देख लेते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बहुत सारे दिया हो तो बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है 1986 का। चलेगा तो विशेष आवश्यकता बालकों के लिए क्या बोला गया उसको देखते हैं। सामान्य बालकों के साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है उसमें। दूसरा क्या बोला है, ऐसे शिक्षण संस्था का प्रावधान किया जाए जहां आवासीय सुविधा हो। तो आप लोग ने देख रहा होगा जो आवासीय सुविधा वाले हैं जो अभी चल रहे वो सब 1986 से ही आए ना, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे शिक्षा संस्थाएं हो जो इनमें आवासीय सुविधाएं हो। ये कहाँ बोला गया है, तो आवासीय सुविधा की बात किसमें कही, 1986 में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। ऐसी संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की उपयुक्त व्यवस्था हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात पर जोर देता है 1986। विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास किया जाए। टीचरों को भी बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाए, देते भी हैं, आप लोग ने देखेंगे और आगे देखेंगे जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे बाधित बालकों की कठिनाइयों को दूर कर सके। तो लगातार ये होता भी है। प्राथमिक ये जो शिक्षक रहते हैं सहायक शिक्षक वाले, उनको BRC लेवल पर ट्रेनिंग दिया जाता है इसके लिए हर स्कूल से। आगे देखेंगे पांचवा पॉइंट क्या बोला है, यथासंभव शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए स्वैच्छिक प्रयास किए जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। 2-4 चीज़ें हैं जो आप लोग को बता दिया, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जब कराऊंगा मैं तब आपको इसमें समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से भी बहुत सारे थ्योरी कवर होते हैं ना, तो आप लोग ये आदत बना लीजिए कि डेली जब तक पेपर नहीं होता तब तक मेरे को टेस्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। उससे आपका दिमाग क्या होगा, शार्प होगा और नए क्वेश्चन भी आएंगे तो आप सही आंसर लेने के लिए आपका दिमाग क्या करेगा, आपको इंगित करेगा। चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखते हैं हम लोग, राम मूर्ति कमेटी की संस्तुतियाँ। ये क्या होती है राम मूर्ति कमेटी संस्तुतियाँ 1992 क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे जो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया था तो उसके कार्यों और नियमों पर टिप्पणी देने के लिए राम मूर्ति कमेटी का गठन किया गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में कुछ विशेष उपाय बताता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग को समाज के सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने के लिए सुझाव दिया गया था, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में विकलांगों की संख्या में कमी होने के कारण निम्नलिखित है। क्यों कम हुए, क्यों विकलांग आज शिक्षा में स्कूल नहीं आता। बहुत सारे आप स्कूल में जाएंगे तो वहाँ विकलांग ही बच्चे नहीं मिलते, जबकि गांव में हैं। तो विकलांग बच्चे क्यों स्कूल नहीं आते, क्यों नहीं पढ़ाई करते, क्यों उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, इस पर हम लोग देखते हैं क्यों। तो देखेंगे इसके क्या क्या कारण है। समाज कल्याण के रूप में विकलांग की शिक्षा को देखा जाता है। अब शिक्षक मानता है कि मैं उसके लिए उपकार कर रहा हूँ, समाज कुछ मदद कर देता है, किसी को 2-4 रुपये दे देता है विकलांग को, तो वो समझता है मैं इसका उद्धार करूँ। तो शिक्षा में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। आप समाज कल्याण की भावना को हटाइए, आप अपने कर्तव्यों को दिखिए, उनको समाज के साथ तैयार खड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये मानसिकता को आपको हटाना पड़ेगा। चलिए, और दूसरा क्या बोला, ये हम लोग उसके सुझाव देख रहे हैं। राम मूर्ति कमेटी पहले कारण बता रहा है कि क्यों विकलांग की संख्या में कमी हुई स्कूलों में। गंभीर रूप से या सामान्य शारीरिक दोष से बाधित बालकों की शिक्षा के लिए अधिकांश विशिष्ट संस्थाएं महानगरों में है या तो नगरों में है। बहुत ही कम संस्थाएं जिला या तहसील स्तर पर। बिल्कुल सही, आप लोग ने देखा होगा जो जैसे मुख बधिर आप लोग का है छत्तीसगढ़ में देखेंगे बिलासपुर में है, अब बाकी जिलों में है ही नहीं, केवल बिलासपुर में संभाग स्तर पर एक विद्यालय है मुख बधिर का, ब्रेल लिपि से वहाँ पढ़ाया जाता है। तिफरा में है, आप लोग ने अगर जान रहे होंगे तो याद रखिएगा, नहीं जान रहे तो मुख बधिर विद्यालय है तिफरा बिलासपुर में। तो देखिएगा बड़े बड़े जो नगर है महानगर वहाँ स्थापित कर दिए, तब वहाँ तक बच्चे जाएँ कैसे, ठीक है। कागजी आंकड़े वास्तविकता से हमेशा अधिक ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी कारण जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या कम होते जा रही है। 1974 में समाज कल्याण विभाग की देखरेख में
समन्वित शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। समन्वित शिक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया है, ये क्वेश्चन बनेंगे तो आप खोल लीजिए, आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये नए क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जबकि दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन हैं, आपके सिलेबस पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पढ़ाई कम करते हैं, थ्योरी कम पढ़ते हैं और बोलते हैं कि सर सिलेबस से बाहर क्या आ रहे हैं क्वेश्चन। तो सिलेबस से बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आते। आप जिस मटेरियल जहाँ कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ आप थ्योरी पढ़ें, वो कम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। समन्वित शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1994 में समाज कल्याण विभाग की ओर से, जहाँ सामान्य स्कूलों के साथ साथ विशिष्ट स्कूल भी प्रारंभ किए गए, क्योंकि सभी शिक्षक संवेदनशील नहीं होते, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार तो बोल रही कि आप बाकी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको कक्षा में बैठा के एक साथ पढ़ाइए, लेकिन शिक्षक अगर संवेदनशील रहेंगे तब ना। शिक्षक ही भेदभाव करते हैं, उनसे दूर बैठाते हैं, तुम दूर बैठो, तुम बदमाशी करते हो। कोई बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, हिलते डोलते रहता है तो उसको अलग बैठा देते हैं। तो ऐसे शिक्षक की मानसिकता के कारण है, इसीलिए सरकार इस पर सोची कि सारे शिक्षक को सुधार नहीं सकते। ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में बैठते हैं, ट्रेनिंग से मतलब ही नहीं रखते। तो वो क्या किए, विशिष्ट स्कूल की प्रारंभ किए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1994 में, 74 ना, याद रखेंगे 1974 विशिष्ट स्कूल के जो शुरुआत कब हुआ, तो 1974 में। किस योजना के अंतर्गत? समन्वित शिक्षा कार्यक्रम, याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे बनेंगे, आप बिल्कुल ये सारी चीज़ों को कवर करते जाइए। अगला क्या बोले, सामान्य और विशिष्ट बालकों की आपसी संवेदना शिक्षा के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। दोनों बच्चे आपस में संवेदनशील नहीं हो पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो इस चीज़ को टीचर को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो राममूर्ति कमेटी है उन्होंने बताया कि क्या क्या कारण है। अब बताया उन्होंने कि उत्तरदायित्व के बारे में बात की है। उन्होंने बहुत सारी बात की है, हमारे जो काम की चीज़ें उसको हम लोग ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा। चलिएगा, विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं के उत्तरदायित्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। देखिए, प्रारंभिक स्तर पर ही बाधित बालकों की पहचान कर लेना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल रहते हैं उन्हें ही शुरू से ही ऐसे बालकों की पहचान कर उनके अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार से बाधित बालक शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं। यदि ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए तो अपना अपमान, तिरस्कार और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें बचाना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ठीक है, उन पर हमेशा विशेष ध्यान दीजिए कि बच्चा हीन भावना से ग्रसित ना हो। हंसी मजाक कीजिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए। ठीक है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनके साथ समय बिताइए। उनको लगना चाहिए कि ये वातावरण मेरे लिए कंफर्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों के उपयोग करने के लिए एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। बहुत सारे एजेंसी बना देनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति पर भी बात कर लेते हैं। हम लोग ने देखा 1986 के बारे में देख लिया कि उसमें विशेष आवश्यकताओं बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। फिर राममूर्ति कमेटी हम लोग ने पूरा देख लिया, पूरे डिटेल में समझ लिया कि क्या कारण है कि बच्चे आज स्कूल में विकलांग वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उस पर बात कर लिए। सुझाव भी उन्होंने दे दिया, सुझाव पे भी बात कर लिए। अब थोड़ा नई शिक्षा नीति में 2-3 पॉइंट बोला गया, उसको भी देख लेते हैं। देखेंगे, शिक्षा क्या है, शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सभी शिक्षकों को सही दृष्टिकोण और ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए। मैं बोला ना कि शिक्षकों का दृष्टिकोण ही आजकल ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षकों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए कि हम उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है। ठीक है, आप उनको समाज का एक हिस्सा बना रहे हैं, ताकि विकलांग बच्चों की स्क्रीनिंग की जा सके और आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। तो इनको समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए शिक्षकों को, ताकि वो स्क्रीनिंग करके उनको जो आवश्यकता है वो उनको सरकार द्वारा प्रदान की जा सके। दूसरा देखते हैं, समिति द्वारा अनुशंसित रोबस्ट स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ध्यान रखेंगे, ये नया चीज़ आपको, नया शब्द आपको मिल रहा है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। रोबस्ट स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे बच्चों के विकास को ट्रैक करने में मदद कर सकता है, जो उनके लिए समय पर सहायता प्रदान कर सकता है। तो एक बनाया गया था ऐप टाइप का ही मान के चलिए, डिटेल तो नहीं है इसके बारे में। रोबस्ट स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, या अभी हो सकता है अभी आया नहीं होगा, 2020 का है नई शिक्षा नीति, तो बस ये उसमें बोला गया है कि समिति द्वारा अनुशंसित रोबस्ट स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। ठीक है, आगे इसके बारे में देखेंगे, अगर जानकारी मिलता है तो मैं आपको साझा करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक, विशेष रूप से विशेष शिक्षक जो बीएड वाले रहते हैं ना, विशेष वाले जो रहते हैं, उनके लिए बच्चों को सामान्य महसूस करने के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सक्षम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दांव रखते हैं। तो इसीलिए अभी भर्ती भी हो रही है, आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, जो विशेष वाले जो बीएड रहते हैं, विशेष शिक्षा वाले, उनकी भी भर्ती की जा रही है। ये बीआरसीस में रहते हैं, आप ध्यान रखेंगे।
जो बीएड करते हैं विशेष शिक्षालय, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? तो स्कूलों में नहीं होती ना, उनकी पोस्टिंग बीआरसी लेवल पे होती है। जो बीआरसी ऑफिस होते हैं वहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे उन बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं और उनकी जो समस्या होती है उसको समझते हैं। चलिएगा और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। भारत सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं? एक विकलांग बालक एक सामान्य बालक से भिन्न होता है, उन्हें उचित प्रयासों द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं देना चाहिए और यह सुविधाएं उनकी अक्षमता या बीमारी के अनुसार हो सकती है। आपको पहले ही मैं सब चीज़ बता चुका हूँ कितने प्रकार के हमको ध्यान में देना है। विकलांग बच्चों के लिए अन्य बच्चों के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ की जानी चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है, फिर ख़त्म करेंगे क्लास को। ध्यान देंगे, थोड़ा सा और बचा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको ध्यान देंगे। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो ये याद रखेंगे कौन सा मंत्रालय काम करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ध्यान रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कौन सी मंत्रालय काम करता है, कौन सा मंत्रालय काम करता है? तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यह मंत्रालय स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गैर सरकारी संगठनों की मदद से चलाया जा रहा है। मतलब बहुत सारे एनजीओ इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्कूलों की स्थापना करना, रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलना, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की संचालन करना। पुनर्वास केंद्र आप लोग जानते हैं ना, ये जो विकलांग रहते हैं उनके लिए बनाया जाता है पुनर्वास केंद्र। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, बस एक पेज और बचा है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, एक पेज है लेकिन इससे 10 क्वेश्चन बने हुए हैं। विकलांगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए विकलांग के प्रत्येक सम्मुख क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। अब ये आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। कुछ मैं आपको 6 लिस्ट है, 6 राष्ट्रीय संस्थान है जिसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, राष्ट्रीय बोल रहा हूँ ना, छत्तीय लेवल पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ये राष्ट्रीय संस्थान याद रखेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, जिनको दिखाई नहीं देता उसके लिए संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में, याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन बनते हैं ना। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान, जो अस्थि रोग है, जैसे किसी का हाथ छोटा रहता है, किसी का पैर छोटा रहता है, जो चल नहीं पाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हड्डी से संबंधित रहते हैं उनके लिए कहाँ? कोलकाता में। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, पैर टूट गया कहाँ? कोलकाता जाएंगे, दिखाई नहीं दिया तो देहरादून चले जाएंगे। तो ऐसे करके आप कुछ भी ट्रिक बना लीजिए अपने अनुसार, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे भी, मैं अभी टेस्ट में डालूंगा भी। ठीक है, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग। अब जिसका दिमाग ही खराब है वो तो सिकंदराबाद जाएगा। सिकंदर जानते थे, इसके बारे में पढ़े होंगे आप, सिकंदर के बारे में, उसका दिमाग ही खराब था। तो जिनका मानसिक दिमाग खराब है, मानसिक विकलांग की है, वो सिकंदराबाद जाएगा। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये कटक में है। कटक चावल के लिए भी प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं चावल के लिए कटक। तो राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का है? कटक में। अगला है देखेंगे, अलियावरगंज, उच्चारण इसका देख लीजिए करना, अलियावरगंज राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में है। ये अजीब टाइप का नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली में, केवल शारीरिक विकलांग संस्थान बोलेगा नई दिल्ली। ये 6 को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। दृष्टिहीन बोलेगा देहरादून, अस्थि रोग बोलेगा तो कोलकाता, मानसिक बोलेगा तो सिकंदराबाद, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान बोलेगा तो कटक। ठीक है, और अलियावरगंज ये बोलेगा तो मुंबई, शारीरिक विकलांग बोलेगा तो नई दिल्ली। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, लेकिन याद रखिए थ्योरी दबा के पढ़िए। और उस जितना भी थ्योरी आप पढ़ें उसका टॉपिक और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जितने नए क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले से, ताकि आप एग्जाम में जाए तो वहाँ हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं आता है, सारे आपके सिलेबस से आते हैं, आप पढ़ाई कम किए रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। नंबर नोट कर लीजिए, अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोग की टीम के द्वारा जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61, केवल नाम मात्र जो टाइपिंग शुल्क है वही लिया जाता है, 1 टाइम लिया जाता है। और जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे, 1 रुपये भी आपसे दोबारा नहीं लिया जाता हमारे संस्थान के द्वारा। और वहाँ तक आपको पूरा जवाबदारी के साथ तैयारी करवाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, डेली आपको जो रैंक रिजल्ट टॉप वाली सब चीज़ जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। और डेली 9 बजे क्लास होता है, तो लाइव होता है, तो आप लोग जुड़िए और समय से आ जाया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 1 से 18 तक की क्लास अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट जरूर बना लीजिएगा।